जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी साथियों का स्वागत है क्विज मास्टर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी साथियों से वादा किया था कि जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को कराने वाला हूं, तो आप सभी लोग इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। ये तो प्रीवियस ईयर पेपर 1 है, ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी एसएससी में टॉपर होते हैं, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, हमेशा एक बात कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। यानी अगर कोई क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर का तो उसका आंसर तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ। और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, तो 1:4 रेशियो के आधार पर करने हैं। यानी एक क्वेश्चन उसके जो 4 विकल्प आए हैं ना, उन चारों विकल्पों को अच्छे से समझना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसकी देखनी है, तभी आपको समझ में आएंगी। अच्छा, इसमें जीके बहुत अच्छी आती है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपको जीके के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस करें। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके पर आप सभी लोग खूब ज्यादा फोकस करें। करंट अफेयर आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर एसएससी सीपीओ के एग्जाम में कर पाओगे। अच्छा, करंट अफेयर की तैयारी कहां से करनी है, तो सुबह 6 बजे आपको मैं बता दूं, सुबह 6 बजे मेरी अन्य क्लासेस होती हैं अदर जगह पे, तो सुबह 6 बजे आप सभी लोग कुमार गौरव सर की क्लासेस को कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी करंट अफेयर कराने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर का एक रिवीजन शो लेकर के आऊंगा। लेकिन आप सभी लोग मंथली रिवीजन या वीकली रिवीजन से काम नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम होता है, क्योंकि आप सेंट्रल पुलिस में जा रहे हो, वो भी दरोगा के पद पर। तो आप सभी लोग सुबह 6 बजे कुमार गौरव वाली सर की क्लास जो उनके उत्कर्ष वाले चैनल पे चलती है, उसको आप जरूर करो, क्योंकि वो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों कराते हैं। उससे आपको बहुत फायदा होगा, आप करके एक बार देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जीके जिसका प्रीवियस ईयर पेपर 1 आज हम लोग करेंगे और जानेंगे कैसा आता है पेपर। हमारा टारगेट 50 में से 40 प्रश्नों को ठीक करने का है कम से कम। हमें इसमें 50 तो लगाने नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उड़ जाएगा तो कोई फायदा नहीं। 40 प्रश्न हमें ऐसे ठीक करने हैं जो हमें एकदम लगे कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम बन पाएंगे। 35 तो एकदम सही होने चाहिए, 2-3 में तुक्का चलेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है वो सही भी हो जाए, जरूरी थोड़ी ना कि गलत ही हो। अच्छा, ये क्या लिखा है सर, 5000 प्रश्नों की पीडीएफ फ्री। तो इसकी पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो क्विज मास्टर के, या फिर आप सभी लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। और ये टेस्ट खत्म होने के बाद तुरंत आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप परेशान ना हो इस चीज को लेकर के। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको इसी तरीके से धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी, तो वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको इसको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले देख लो ये पेपर आया कब है, तो एसएससी सीपीओ टियर 1 प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 3 2 जुलाई 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अभी 2017 का हो गया, फिर 19 का हो गया, फिर आपका 20 वाला हो गया, 22 वाला हो गया। ये सारे प्रीवियस ईयर करेंगे। आप देखना कि हम 5000 से भी अधिक प्रीवियस ईयर पेपर को कर लेंगे ना, तो इससे हमें बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छी जीके जीएस में आपकी पकड़ बन जाएगी। तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी प्यारे बच्चे क्विज मास्टर को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अभी मत करो लाइक, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर देना बाद में, ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए प्रश्न देखें, योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना भारत में 1950 में हुई थी। अब 1:4 रेशियो के आधार पर हम लोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण समितियां देखेंगे, आयोग देखेंगे कि कब किसकी स्थापना हुई, कैसे हुई, किसके आधार पर हुई। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और देखिएगा संविधान की प्रारूप समिति की हम लोग बात करें, तो जो प्रारूप समिति था, इसी समिति के आधार पर संविधान सभा को बनाया, मतलब संविधान को बनाया गया था। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और 1946 में गठन होने के बाद 11 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 13 दिसंबर 1946 को पूर्ण रूप से स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। संविधान को लिपिबद्ध करने के लिए इस समिति को बनाया गया था, यानी संविधान को तैयार करने के लिए। आप देखिएगा दूसरी समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये 1976 में आई। संवैधानिक सुधारों के लिए मूल कर्तव्यों की समावेशी की संतुष्टि, मतलब जब 1975 में क्या लगा था, भारत में आपातकाल लगा था। और भारत में आपातकाल कब लगा था, आंतरिक अशांति के कारण भारत में आपातकाल लगा था। कौन सा आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है।
अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। और किसकी सलाह पर लगा सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद। याद रहे पहले प्रधानमंत्री था, परंतु अब क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सहायता से, मंत्रिमंडल की सलाह पर। और इस मंत्रिमंडल के मुखिया कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री इस मंत्रिमंडल के मुखिया होंगे। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल है और एक आपका राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल यानी अनुच्छेद 356 के तहत, क्षमा चाहूंगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। या उसके राज्यपाल को लग जाए कि हमारे राज्य का शासन सही नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, खुद लगा नहीं सकते। इसके अलावा एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में लगता है। बस हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। और याद रहे इन तीनों ये जो तीनों प्रकार के आपातकाल हैं, इन तीनों प्रकार के आपातकाल को सिर्फ राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 352 वाले नेशनल इमरजेंसी आपातकाल की, जो कि अनुच्छेद 352 में लगता है, ये कितनी बार लग चुका है? तो ये मात्र अब तक 3 बार लगा है। सबसे पहली बार कब लगा था? 1962 में। सबसे पहली बार कब लगा था? 1962 में, जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। दूसरी बार कब लगा था? 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरी बार लगा था 1975 में, आंतरिक अशांति के कारण। ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, ये आंतरिक अशांति शब्द भारत में कैसे आ गया भाई? ऐसा क्या है आंतरिक अशांति, समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए आपको मैं बता दूं, 1975 में आपातकाल लगा था और 1977 में चुनाव हुए। और इस बार जब आपातकाल 1975 में लगा था तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1975 में आपातकाल लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो उस समय जब आपातकाल लगा तो ये आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी हार गई और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कौन? मोरारजी देसाई कौन बने? प्रधानमंत्री बने। और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा दिया और इसकी जगह पर एक नया शब्द सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया। किसने? मोरारजी देसाई ने। क्लियर है बात? तो 3 प्रकार से आपातकाल लगता है। और कौन कौन 3 कारण है जिनसे आपातकाल लग सकता है? भाई 3 प्रकार से लगता है, ठीक है। कारण क्या है जिनसे राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? एक कारण है अगर युद्ध हो जाए तो आपातकाल लग जाएगा। अगर बाहरी आक्रमण हो जाए तो आपातकाल लग जाएगा। बाहरी आक्रमण हो जाए तो आपातकाल लग जाएगा। और एक कारण ये तीसरा वाला सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ विद्रोह हो जाए तो आपातकाल लग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपातकाल को आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके से हम हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे। आज तो खैर पहली क्लास है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक डेमो के तौर पर। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अगर एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आप लोग फॉर्म जरूर डालोगे, तो आप सभी लोगों के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जीके के लिए आप सभी लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीजें आपको इसी तरीके से सीखने को मिलेंगी। सबसे जरूरी चीज हैंड रिटन नोट्स विद पीडीएफ आपको मिलेंगे। अगर आप सभी लोग अच्छे से समझोगे, अच्छे से सब्सक्राइब करोगे, तो हैंड रिटन नोट्स की जो पॉलिटी की पूरी पीडीएफ है वो आपको यही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्विज मास्टर का टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां पर अपलोड हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते थे सरदार सौर सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए आप सभी को पता है कि ऐसा कोई मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। फिर संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान के भाग 4 में एक क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज ए। संविधान के भाग 4 क्लॉज ए में भाग 4 में क्लॉज ए जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 ए बनाया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में एक और जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन था? तो जो 11वां मूल कर्तव्य था वह था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये कब जोड़ा गया? तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आप समझ के अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अब देखिएगा, सरदार सौर सिंह की समिति 1976 के सदस्य कौन थे? AR अंतुले, SR रे, CS स्टीफन, ये 3 लोग थे। 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार सौर सिंह समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? सरदार सौर सिंह समिति का गठन किया गया था। इसके बाद मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस चीज को आप समझना।
आगे देखिएगा, राजमन्नार समिति जो तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु सरकार से संबंधित थी 1969 में। तो राजमन्नार समिति क्या थी? तमिलनाडु के डीएमके सरकार ने सितंबर 1969 में डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की। आयोग ने 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे देखिए, सरकारिया समिति आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, सरकारिया आयोग, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी, 1983 में आई थी। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, राजमन्नार समिति कब आई थी, ये राजमन्नार समिति की अध्यक्षता किसने की थी, पी.वी. राजमन्नार, या फिर पूछेगा सरकारिया समिति। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे, इसीलिए इसका नाम सरकारिया पड़ गया। आप ध्यान से समझिए इस चीज को, रणजीत सिंह सरकारिया थे। बलवंत राय समिति बहुत महत्वपूर्ण है। बलवंत राय समिति किस लिए थी? तो इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सन 1956 में बलवंत राय समिति की अध्यक्षता किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 में लागू किया गया। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाने वाला जो राज्य था वह राजस्थान का नागौर जिला था। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। इसके पहले पंचायती राज के कोई प्रावधान नहीं था। अच्छा, अनुच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आधार पर अनुच्छेद 40 में जो राज्य सरकार है वह राज्य सरकार क्या करेगी? ग्राम पंचायतों को गठन करेगी। ग्राम पंचायतों का क्या करेगी? गठन करेगी। पंचायतों का क्या करेगी? गठन। लेकिन इस पर कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कोई दबाव नहीं डालते हैं। ऐसा सरकार करने का प्रयास करेगी, ये संविधान का भाग 4 जो है कहता है। और संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। चलिए समझ गए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अच्छा आंसर आ गया क्या? तो योजना के बारे में पूछ रहा है। आप सभी लोग जानते हो कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित ऐसा कोई भी आपका पेपर नहीं है जिसमें ना सवाल बनता हो। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ये गलत है। आज जरा एक बार योजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। और आप सभी लोगों को बता दूं, संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। 1951 में संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये भी आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची। और ये नवी अनुसूची जो थी भूमि सुधार कानून को लेकर के एक नियम बनाया गया था, उसके लिए आई थी। ठीक है, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, अब तक 12 पंचवर्षीय योजना है, इस चीज को भी समझिएगा। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो आई, अब ये योजना 1951 से 1956 तक रही। योजना आयोग को अब खैर समाप्त कर दिया गया है। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक, तीसरी 1961 से 1966 तक, चौथी 1969 से 1974 तक और पांचवी 1974 से 1978 तक। जबकि इसमें क्या थी? इसमें थी 1961 से 1966 तक। ये गलत है, क्योंकि 1961 से 1966 तक तो जो योजना थी वह तीसरी योजना थी। पंचवर्षीय योजना जो में 5वीं योजना थी वह थी आपकी 1974 से 1978 तक। तो आप सभी लोग चाहे इसका एसएस ले लेना, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसका रिवीजन करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल के लिए एक योजना, प्रवाही योजना जिसे कहा जाता है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 साल के लिए थी, मात्र 1978 से 1980 तक। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए लागू नहीं थी। इसके बाद छठी योजना आई, 80 से 85 तक रही। 7वीं 85 से 90 तक रही। और फिर वार्षिक योजना आई जो 1990 से 1992 तक रही। फिर 8वीं योजना 1992 से 1997 तक रही। फिर 9वीं योजना 1997 से 2002 तक रही। 10वीं 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 2012 तक रही। और फिर 12वीं 2012 से 2017 तक रही। तो ये टोटल पंचवर्षीय योजना आपकी हो जाती हैं। इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि पंचवर्षीय योजना पर एक मैराथन क्लास लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, वो एक क्लास में समेटा नहीं जा सकता। खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं समेटा जा सकता। तो आपको इस पर एक मैराथन क्लास मिल जाएगी, हालांकि इसकी पीडीएफ भी आपको इसमें मैं दे दूंगा। अब क्वेश्चन ये देखो, पूछा गया कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई के प्रकार। तो एफडीआई जो होता है ग्रीन फील्ड निवेश होता है। इसके नियम के तहत दूसरे देश में कई
दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जा सकती है। एफडीआई को समझो, यहां पर लिखा है, देखो बेटा, लिखा है फॉरेन, यानी फॉरेन का मतलब ही क्या होता है, विदेश। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये एफडीआई के तहत ही होता है। एफडीआई के तहत, इस नियम के तहत आप दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जा सकती है। पोर्टफोलियो निवेश, ये एफडीआई के प्रकार हैं जो निवेश बता रहा हूं। तो एफडीआई में दो प्रकार के निवेश हो जाते हैं। एक एफडीआई क्वेश्चन पूछ सकता है, एक हो जाता है आपका ग्रीन फील्ड निवेश और एक हो जाता है आपका पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत किसी भी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं या फिर उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी के अधिग्रहण भी किए जा सकते हैं। किसी भी के भी आप देखो ना, आप शेयर खरीद सकते हो। ये आपका इकोनॉमिक्स से एक्चुअली क्वेश्चन है। ये कहां से? इकोनॉमिक्स से। पहला वाला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से था, समझ गए। आप किसी के शेयर खरीद सकते हो, किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, या फिर आप किसी कंपनी के शेयर ना खरीद कर उस कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हो। जैसे आपने कहा कि मैं आपको 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, मुझे इसके बदले में आपकी कंपनी का 10% शेयर चाहिए। तो ये दो प्रकार से पोर्टफोलियो में हो जाता है। और ग्रीन फील्ड निवेश में क्या होता है कि ग्रीन फील्ड निवेश में आप नई कंपनी बना सकते हो। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल उम्र होनी चाहिए, राज्यपाल बनना है तो 35 साल उम्र होनी चाहिए। इस तरीके से लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, इसीलिए इसको भंग नहीं कर सकते। इस सदन को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते क्योंकि, और इसका जो अगर हम लोग पूछे कार्यकाल होता है सदस्यों का कार्यकाल, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। 6 साल का सदस्यों का कार्यकाल होता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इनके जो सदस्य हैं हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। राज्यसभा के बारे में आप ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में बात करें तो इसको पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट को जो है इसके बाद में इसको राज्यसभा कहा जाने लगा। इसका गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था। आगे देखो, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। तो कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको फंसा देगा गठन और बैठक। तो देखो बेटा, जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल को हुआ था, सेम डेट है, पर सॉरी ईयर सेम है, और जो बैठक हुई थी वो 13 मई को हुई थी। ये दोनों में अंतर है, याद रखना। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। आप सभी को पता है संविधान के अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी डेट याद रखना, 23 अगस्त 1954 की, कब इसको राज्यसभा का नाम दिया गया या कब राज्यसभा कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। किस स्थिति में मजदूरी और कीमतें एक दूसरे का बहुत तीव्र गति से पीछा करती हैं? ये भी आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिस्फीति। अतिस्फीति हाइपर इन्फ्लेशन में, यहां पर अरे क्या हो जा रहा है इसमें? अतिस्फीति में, किसमें? अतिस्फीति में। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे गलत लिख गया, कोई बात नहीं। अतिस्फीति में, यहां पर क्या होगा? अतिस्फीति में। ठीक है, आंसर डी। देखिए यहां पर 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको क्या कहा कि योजना के ऊपर मैं आपको जो टोटल 12 योजनाएं हैं इसके ऊपर एक मैराथन लेकर आऊंगा, तभी आपको एक एक पॉइंट समझा पाऊंगा और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हैं। देखो भाई, आप सभी लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज एक लाइक आप सभी लोग जरूर कर दो। सभी लोग लाइक जरूर कर दो, तभी थोड़ा सा मनोबल बनेगा। तभी आप लोगों के लिए मैराथन क्लास हो गई, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, या आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, या फिर आपके लिए योजना आयोग हो गया, भारत की जनसंख्या हो गई, जनगणना के हो गए, इन सब चीजों के ऊपर तभी काम कर पाएंगे हम, तब आप लोग सपोर्ट करोगे। क्योंकि इतना कोई चार्ज नहीं है, एकदम 0 चार्ज है। नेट भी बहुत कम खर्च होगा क्योंकि लैपटॉप पर क्लास है तो नेट नहीं जाएगा। बोर्ड पर होती तो बहुत ज्यादा नेट जाता। तो आप आराम से इसका फायदा उठा सकते हो। आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। खैर वो तो आप लोगों के लिए काम ही करेगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि थी।
क्या था, लेकिन ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरीके से विफल हो गई। इसीलिए आपने ध्यान से देना होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2017 में ये आया 5वीं पंचवर्षीय योजना से, और अभी ध्यान से देखना बाबू, एक क्वेश्चन ये रहा आपका, और क्यों ही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, क्यों पूछा गया कौन सा सही नहीं है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, जबकि तीसरी है। क्यों? क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 1974 से 1978 तक है। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गरीबी दूर करने के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए ये योजना लाई गई थी। परियोजना पूरी तरीके से क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इसी को हम लोग बहुत अच्छे से आगे मैराथन क्लास में समझेंगे। चलिए आगे देखिएगा, समावेशी विकास 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देख लो भाई, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास, तेज अधिक समावेशी टिकाऊ विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आदेश था। तेज और अधिक समावेशी टिकाऊ विकास जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसका आंसर तो खैर पहले आ गया, कोई बात नहीं। चलो, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा की अध्यक्ष करता है। चलो आंसर इसका आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बताओ कि दोनों लिखा है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? अब इसका आंसर बताओ। ये तो आंसर आपको आ चुका था, तो अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। आगे, निम्नलिखित में से किसने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया? क्रोनोमीटर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया। किसने किया? जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, जैसे विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। इसके अलावा अनुवांशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए। जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार भी मिला। रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी जी मार्कोनी ने इसकी जो है टेक्नोलॉजी दी। और पेरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाया। परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, है ना। प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड ने। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी एवं पेरे क्यूरी ने। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। हालांकि यहाँ पर आप लोग रदरफोर्ड जो है इसका क्या किया था, इसका नामकरण किया था, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यूरेनियम का विखंडन, परमाणु बम का सिद्धांत ऑटो होन ने दिया। विद्युत विच्छेदन के नियम माइकल फैराडे। ये 12 हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है, ये किसने कहा था? ये कथन था जेफरसन का। ये कथन किसका था? जेफरसन का, कि जिसने हमें स्वतंत्रता दी है उसी समय जिसने हमें जीवन दिया है उसी समय स्वतंत्रता भी दी है। सच बात है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता में से एक थे, जेफरसन। वह अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन? जेफरसन। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा भी लिखी थी। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा बुक भी लिखी थी। कार्ल मैक्स एक अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे और दास कैपिटल के लेखक भी थे। तो यहाँ पर जो अलग है ना, वो जैसे कार्ल मैक्स वगैरह, तो सबके बारे में। कार्ल मैक्स कौन थे? प्लूटो कौन थे? तो यहाँ पर देखो, सॉरी, प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो जो थे अरस्तु के शिक्षक और एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। जॉन लोकी एक अंग्रेजी दार्शनिक थे। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पितृसत्तात्मक क्या है? तो पितृसत्तात्मक वह प्रणाली है जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देती है। महिलाओं की तुलना में क्या करती है? पुरुषों को अधिक महत्व देती है। अब यहीं पर आप देख सकते हो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आप क्या देख सकते हो? सिंधु सभ्यता और देख सकते हो वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में जो था मातृसत्तात्मक था, वैदिक सभ्यता में जो था यहाँ पर पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक, यहाँ पर मातृसत्तात्मक था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना। हालांकि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों के लिए भी एक मैराथन क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? देखो, ये एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, और यही वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको यहाँ पर, यही वाला क्वेश्चन, अरे कहाँ चला गया, यही वाला क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया था। अरे यार, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, यहाँ पर शायद किया था। देखो, यहाँ पर उच्च सदन, स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, कार्यकाल 6 साल का होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया है। ये देखो, 6 साल के लिए
ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, क्योंकि यह एक निचला सदन है। लोकसभा क्या है? यह एक निचला सदन है। दूसरी चीज कि इसको भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा को कौन कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग भी कर सकते हैं। क्लियर? सदस्यों का कार्यकाल जो 5 साल होता है। अब लोकसभा व राज्यसभा से संबंधित कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको मैंने कहा था कि याद रखना कि 3 अप्रैल को इसका गठन हुआ था, 13 मई को बैठक हुई थी। कभी कंफ्यूज मत होना, सन एक है पर डेट अलग है। 3 अप्रैल को इसका क्या हुआ था? गठन। 13 मई को बैठक। और सन 1954 में क्या हुआ था? काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाने लगा? राज्यसभा कहा जाने लगा। ये भी आपको बता चुका हूं। तो देखिए 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। किसका? राज्यसभा का। पहली बार राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई को हुई थी, ये बता चुका हूं। काउंसिल ऑफ स्टेट हिंदी राज्यसभा नाम कब पड़ा? 1954 में। हाँ, 23 अगस्त, ये डेट याद रखना। 23 अगस्त, डेट भी याद रखना। 23 अगस्त 1954 को इसका हिंदी नाम पड़ा। राज्यसभा के सभापति ने सभा में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा। राज्यसभा के पहले सभापति, तो राज्यसभा का पदेन सभापति वही होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अच्छा, सभापति कह रहा, ठीक है, पदेन सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही तो हो गए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चाहे आप इनको DSR कह लो, या आप इनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह लो। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बात एक ही है। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थे SV कृष्णमूर्ति राव। सभापति और उपसभापति दोनों याद रखने हैं। राज्यसभा के कौन से सभापति लगातार 2 बार इस कार्यकाल पर रहे? तो ये रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार लगातार। राज्यसभा के पहले ऐसे सभापति थे जो लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति रहे। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार लगातार 2 कार्यकाल भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, पहले ये थे और मोहम्मद अंसारी दूसरे। आगे, राष्ट्रपति की किस क्षमा शक्ति के तहत उसके स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि कम की जा सकती है? अब राष्ट्रपति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप पढ़ोगे जो आपके काम के हैं। अनुच्छेद 72 के तहत आप सभी लोग जानते हो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और क्षमा के तहत क्या लिखा है? किस शक्ति के तहत उसके स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि कम कर सकते हैं? तो क्षमा, उसके स्वरूप को ना बदलें और क्षमा कर दे, तो यहां पर क्या हो जाएगी? दंड की अवधि क्या हो जाएगी? एकदम कम हो जाएगी। देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। सम परिवर्तन के तहत सजा दूसरे में बदल जाती है। सजा दूसरे में, जैसे कि एक व्यक्ति था, उसको सजा मिली थी कि उसको पत्थर भी तोड़ने हैं और उसको जेल में भी रहना है, लेकिन इन्होंने सम परिवर्तन कर दिया कि भाई सिर्फ जेल में रहेगा, पत्थर नहीं तोड़ेगा। राष्ट्रपति कर सकते हैं। राहत के तहत सजा कम करी जा सकती है। जैसे मान लो 20 साल की सजा थी तो उसकी 10 साल की सजा कर सकते हैं। दंड विराम के तहत सजा अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। तो कह देंगे कि हम 5 साल बाद इसका फैसला 5 साल बाद सोचेंगे, कुछ समय के लिए इसको निलंबित कर देंगे। राष्ट्रपति इन शक्तियों को भारतीय अनुच्छेद 72 के तहत इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। क्या कहा गया? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। इसकी एक ट्रिक है, राकाना। ठीक है, तो राकाना में क्या हो गया? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति होंगे। कार्यपाल का मतलब अनुच्छेद 53 में क्या? संघ की कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। तो देखो, रा मतलब राष्ट्रपति, का मतलब कार्यपालिका। 53, 54, 55। ना मतलब अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो 53, 54, 55 क्लियर। इसके बाद में 55 और 56 देखें तो 53, 54, 55 आपका हो गया। 52, 53 और 54 हो गया। 52 यहाँ पर 53, यहाँ पर 52 होगा, 53 होगा, यहाँ पर 54 होगा। 52, 53, 54 हो गया। अब 55, 56, 57 देखते हैं। तो 55 में क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। अनुच्छेद 56 में कहा गया कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, मतलब इनकी कितने साल के लिए कितने पद अवधि रहेगी, इनकी पद की अवधि। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अहर्ता। तो कई बार बच्चा अहर्ता और शर्तों में कंफ्यूज हो जाता है। एक बार बताओ, आप SSC CPO में सिलेक्शन देना चाहते हो तो अहर्ता क्या चाहिए आपको? कि आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, यही तो है। इतनी अहर्ता अगर ये होगा तो आप फॉर्म भर सकते हो। आपकी एज जो है इसमें 18 से जो मांगते हैं, इसमें 18 से 27 साल एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है, वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये अहर्ता हो गई। शर्त ये है
कि आप पहले पेपर पास करो, पहली शर्त। पेपर पास के बाद फिजिकल पास करो, दूसरी शर्त। तीसरा कि आप पेपर मेंस पास करो, तो तीसरी शर्त। चौथा आप मेडिकल पास करो, पांचवी शर्त। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होनी, छठवीं शर्त। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये शर्त है, यानी अहर्ता ये होनी चाहिए कि अगर ये पद है और शर्त है कि ये, तो आप पद और शर्त में समझ गए अंतर। तो राष्ट्रपति की पद के लिए शर्त है, देखो आप एक बार दोबारा देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति होंगे। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होगा। 55 में निर्वाचन का तरीका कैसे चुना जाएगा। 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि। 57 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन, यानी अगर कोई एक राष्ट्रपति एक बार रह चुका है दोबारा भी उसको चुना जा सकता है। 58 में अहर्ता और 59 में शर्त। आगे देखिएगा, लिखा है पॉकेट निषेधाधिकार में भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए बिल को रख सकते हैं। तो पॉकेट निषेधाधिकार ये होता है कि भाई अगर बिल की बात करें तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या है, इसमें मनी बिल आता है और मनी बिल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा वाले 14 दिन के अंदर इसका कोई रिप्लाई नहीं करेंगे तो जैसा लोकसभा में आया था वैसा ही लागू कर दिया जाएगा। और अगर ये तो मनी बिल, तो ये क्या मनी बिल के साथ राष्ट्रपति पॉकेट निषेधाधिकार कर सकते हैं? नहीं। किसके साथ? तो नॉर्मल कानून होगा। ये अनिश्चित अवधि के लिए पॉकेट में डाल लिया भैया, मैं अभी फ्री नहीं हूं, जब टाइम होगा तब देखेंगे। परंतु ऐसा है क्या? नहीं, वैसा कर नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री ऊपर से कहेंगे। तो अनिश्चित अवधि के लिए वैसे डाल सकते हैं, ये प्रावधान है संविधान में। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 निषेधाधिकार हैं, एक पॉकेट, निलंबन और निरपेक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया है। वीटो का प्रकार एक पूर्ण वीटो होगा, एक निलंबन वीटो होगा, एक पॉकेट वीटो होगा। राष्ट्रपति की शक्ति, पूर्ण वीटो क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति को विधेयक को स्वीकृति देने के लिए निरपेक्ष वीटो कहा जाता है। निलंबन वीटो संसद को या बिना विचार के विधेयक को वापस करने की राष्ट्रपति की शक्ति को निलंबन वीटो कहा जाता है। एक बार वापस कर सकते हैं, कहेंगे एक बार और विचार कर लो, उसके बाद उनको दोबारा से साइन करने पड़ेंगे। और पॉकेट वीटो, बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का मन ठीक नहीं है, सोएंगे आराम से, तो वो उसको अनिश्चित अवधि के लिए डाल सकते हैं। ये पॉकेट वीटो होता है। भारत के पास 3 निषेधाधिकार हैं और भारत के राष्ट्रपति की इन्हीं निषेधाधिकार को वीटो शक्ति कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 111 के तहत संविधान राष्ट्रपति को देता है। अब देखिए, जो आपको मैं बता ही चुका हूं बाकी के अनुच्छेद, जैसे भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 के अनुसार, है ना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा तो 14 दिन पहले बताया जाएगा राष्ट्रपति को, 14 डेज पहले ये बताया जाएगा कि हम आपके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के ऊपर, ये कहां से प्रदान ली गई संविधान में? तो अमेरिका से ली गई है। संविधान का 72वां अनुच्छेद भारत को राष्ट्रपति को न्यायिक मतलब क्षमादान की शक्तियां देता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का बात किया गया है। जैसे 58 में आर्ता है, 59 में जो है शर्तें हैं, और 60 में क्या है? शपथ। तो अगर अनुच्छेद 60 में शपथ है, अनुच्छेद 61 में क्या है? फिर महाभियोग। देखो कितना आसान याद होगा। अनुच्छेद 58 में आर्ता, 59 में क्या है? शर्त, 60 में शपथ, 61 में मतलब महाभियोग, हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 62 क्या है? राष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति की रिक्ति खाली नहीं हो सकती। अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया या आकस्मिक मृत्यु हो गई या इनको महाभियोग के द्वारा हटाया गया तो 6 महीने से ज्यादा उनके पद खाली नहीं रह सकता। 6 महीने, हालांकि पद तब भी खाली नहीं रहेगा, उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभाल लेंगे, यह भी संविधान में कहा गया है। चलो आगे देखो, ये किसमें कहा गया है, अब यहां पर समझिएगा। यहां पर आप सभी लोग इस एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं धीरे धीरे एक एक अनुच्छेद को। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करने की शक्ति, समझ गए आप लोग। 62 में क्या है कि उनकी जो है रिक्तियों को भरने का प्रावधान, और अगर मान लो खाली हो गए हैं तो उपराष्ट्रपति उनकी गद्दी पर बैठेंगे अनुच्छेद 65 के अनुसार। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच, इसकी जांच ये जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह अनुच्छेद 71 में कहा गया है। ये एसएससी सीपीओ में कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी में भी इस बार क्वेश्चन ये आया था। एसएससी सीएसएल में भी ये क्वेश्चन कई बार, 1000 एग्जामों में ये अनुच्छेद पूछा जा चुका है, इसलिए आप स्टार लगा लो। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो, लेकिन इसका प्रावधान अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और जिसके जो मुखिया होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
कि अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। यह अनुच्छेद 86 कहता है कि सदनों में अभिभाषण है या उनको संदेश भेजने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति ही भेजेंगे। लोकसभा प्लस राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ही भेजेंगे। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों संयुक्त बैठक को इमरजेंसी में राष्ट्रपति ही बुलाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 87 में जो है राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण की बात की गई है। अनुच्छेद 123 में सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश, और वो निश्चित समय क्या है? 6 महीना। मान लो कि 6 महीने के समय जो है संसद नहीं खुली हुई है और कोई एक ऐसा कानून भारत में लाना जरूरी हो गया है, तो वो भारत में कानून लाया जा सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। यही प्रावधान राज्य में भी है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल भी 6 महीने के लिए राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मान लो फिर भी संसद का गठन नहीं हुआ है तो 6 महीने करके इसको कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 143 में क्या है? तो अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति होगा। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सारा अधिकार राष्ट्रपति को होगा अनुच्छेद 143 के तहत। आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे अनुच्छेद आप याद कर पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनुच्छेद आपको याद होंगे, और ये अनुच्छेद याद कर लिए तो एसएससी सीपीयू में बहुत आपके हेल्पफुल रहने वाला है। सिर्फ सीपीयू की बात नहीं, किसी भी एग्जाम की। राष्ट्रपति की पद कितनी अवधि के लिए रिक्त रह सकता है? अभी बिल्कुल जस्ट बताया 6 महीने के लिए। यहां पर देखो यही तो डिस्कस किया, देखो 6 महीने के लिए, और कुछ कहा 6 महीने के लिए रह सकता है, यही तो डिस्कस किया मैंने 6। और ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए तो इसको डीप में थोड़ा पढ़ा रहा हूं। हालांकि आज तो पहली क्लास है। जब अगर आप लोग इसको शेयर कर दोगे, क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दोगे, तो एक मनोबल हमारे अंदर आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो दोस्त। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आप सभी लोगों के लिए और शानदार तरीके के साथ सारी क्लासेज आपको मिलेंगी। मजा आ जाएगा। जीके में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। आप देखोगे कि जीके के लिए एक दिन ये चैनल बहुत टॉप पर रहेगा और जीके के लिए चैनल जाना जाएगा। हालांकि एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल पे जो थे आपके 5,75,000 सब्सक्राइबर थे, पर किसी गलती से ये चैनल मेरे पास अब नहीं रहा है। ठीक है, वो गलती समझ लो या जो भी समझ लो, चैनल अब नहीं है, इसलिए इसको दोबारा रिक्रिएट किया है। मुझे खुद 8 साल से ज़्यादा हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, इसका एक्सपीरियंस है, और एसएससी के एग्जाम में ही मैंने आज तक पढ़ा है, इसलिए मुझे आइडिया है कि किस तरीके के एग्जाम एसएससी पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब बिना सोचे समझे आप कर लो। लाखों चैनल किए हैं, एक में कुछ और आपका चला नहीं जाएगा, जरूर आप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, ये कोई फोर्स नहीं कि करना ही है। आपको कंटेंट सही लगे कि कुछ फायदा हो सकता है तो। भारत के संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये कब किया था? तो ये किया था 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र पहले 21 साल होती थी, बाद में घटाकर 18 साल कर दी कि अब 18 साल कोई हो जाएगा तो वो भी मतदान कर सकेगा। और ये आप लोग देखिएगा, भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान यानी कि जो है लघु संविधान या मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। भारत का 83वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आगे देखिएगा, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का काम बंद कर दिया गया और भारत पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधिकृत हो गया था? 1857 की क्रांति आपको याद है? 10 मई 1857 की क्रांति याद है ना? इस क्रांति में जरूर भारत के लोग जीत नहीं पाए थे, परंतु अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी एकदम तोड़ दी थी। अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ था, अंग्रेजों को बिल्कुल हालत खराब कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे को इस क्रांति में फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी देने के बाद 10 मई 1857 में मेरठ से एक क्रांति एकदम चिंगारी पकड़ लेती है और देखते ही देखते 25 शहरों में फैल जाती है। इस क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह थे, इसका नाम था बहादुर शाह जफर। सबसे खराब आदमी था, सबसे घटिया आदमी। इसको ताने 42 साल का तो हो ही चुका था। बहादुर शाह जफर द्वितीय 82 साल का हो गया था। अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, रंगून भेज दिया और वहीं पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति पर भी हालांकि एक वीडियो हम लोग देखेंगे। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ब्रिटिश शासन से सारा मतलब ब्रिटिश जो वहां पर पहले कंपनी संभाल रही थी, ब्रिटिश कंपनी, वहां से चलकर पूरा इंग्लैंड के रानी के हाथ में चला गया कि अब इंग्लैंड का जो है वहां पर इंग्लैंड की रानी उसको संभालेंगी, लेकिन यहाँ पर अब कंपनी इसको नहीं संभालेगी। कंपनी से शासन पूरा हट गया। लिखा है कि नहीं कि ब्रिटिश सरकार के अधिकृत हो गया, ब्रिटिश सरकार की तरफ हो गया, इंडिया कंपनी हट गई, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हट गई थी यहाँ पर 1858 के बाद। वर्ष 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का काम पूरी तरह बंद हो चुका था।
भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के अधिकृत हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 को ब्रिटेन के संसद ने 2 अगस्त 1858 को ये पारित किया था। आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश राज कब से कब तक रहा? तो 1858 से 1947 के बीच में रहा। ठीक है, ब्रिटिश राज, यहाँ पर ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश राज की। एक बार आप देख लो अपना भारत देश कब से कब तक गुलाम रहा है। तो भारत देश जो है सबसे पहले क्या 1206 में 1206 से सन 1526 तक किसका रहा? दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। फिर 1526 से 1857 तक किसका रहा? मुगल वंश रहे, है ना, मुगल वंश रहा। फिर 1858 से, मतलब 57 और 57 से ही पकड़ लिया था, 57 में तो क्रांति हुई थी, तो 1858 से 1947 तक कौन रहा? यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार रही, ब्रिटिश सरकार रही। तो आप ध्यान से देखो कि लगभग 900 साल तक अपना देश आजाद रहा, मतलब दूसरे देशों के चंगुल में रहा या गुलाम रहा 900 साल तक। सोचो अगर अपना देश 900 साल तक गुलाम नहीं रहता तो कहाँ तक होता आज भी टॉप पर है, लेकिन अगर नहीं होता तो आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, हालांकि है भी, और नहीं है तो धीरे धीरे अब वहां पहुंच जाएगा जो जो चीजों में कमी है। किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो था हड़प्पा था। और इस हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसकी हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद में एक मोहनजोदाड़ो इसका मुख्य था। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी क्या की थी? इसका पुरातत्विक विभाग की स्थापना की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इसका क्षेत्र क्या आ जाएगा बेटा? दैमाबाद में। कहां पर आ जाएगा? दैमाबाद में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी। तो ये दैमाबाद कहां पर पाया है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद पुरातत्विक स्थल है जिसे 1958 में खोजा गया था। आगे, रिक्त की खेती का विरोध करने के लिए चंपारण से पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो ये किसके लिए? नील की खेती का विरोध करने के लिए। नील की खेती का विरोध करने के लिए चंपारण से पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में जिले सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था ये। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे बेटा धर्मपाल। आज ही पढ़ाया मैंने इसके बारे में, आज ही पढ़ाया। आंसर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, धर्मपाल थे। धर्मपाल की शासन अवधि की बात करें तो 770 से 810 ईस्वी में पाल राजवंश के राजा थे। कौन? धर्मपाल पाल राजवंश के राजा थे। अगला, पाल राजवंश के संस्थापक की बात करें तो गोपाल थे। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा, जो कि 770 ईस्वी से सिंहासन पर बैठा और 40 वर्षों तक शासन किया। इसी ने क्या किया था? विक्रम विश्वविद्यालय की क्या करी थी? स्थापना की थी। उत्तरापत्त स्वामिन की उपाधि धारण की थी धर्मपाल ने। किसकी? उत्तरापत्त स्वामिन की। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन SSC सीजीएल में पूछा जा चुका है, ये उपाधि वाला। ठीक है, अगला, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे क्लेमेंट एटली। उसके पहले कौन था? चर्चिल। उसके पहले कौन था? चर्चिल। उसके पहले कौन था? चर्चिल। उसके में कौन थे? क्लेमेंट एटली। हालांकि अपने देश को आज़ादी मिलने वाली थी 1948 में, लेकिन 1947 में मिल गई 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे उस समय? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात बताई कि वहां पर दंगे चल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अली जिन्ना की थी मुस्लिम लीग, और उसने दंगे भड़का दिए थे और 1946 में दंगे भड़काए और 14 अगस्त 1946 तक दंगे चलते रहे। 1947 तक लगभग 1 साल तक चले दंगों में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इसकी वजह से अपने भारत देश में बहुत जल्दी आज़ादी मिल गई थी, लोग जिंदा जल रहे थे, बहुत दिक्कत थी उस समय पे। अगर आज़ादी नहीं मिलती तो 1 साल बाद और हालत खराब हो जाती, क्योंकि आज़ादी तो 1938 में मिलने वाली थी। क्लेमेंट एटली थी। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे, चर्चिल हार गया था, क्लेमेंट एटली बने थे अगले। ठीक है, आगे देखो, विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के गवर्नर थे विलियम बेंटिक, भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको दिख जाए।
चलो, विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल थे 1828 से 1835 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल थे 1774 से 1785 तक। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1979 से 1990 तक। क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1945 से 1951 तक। आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण। अगला निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। माउंट एटना, माउंट केटू, माउंट किलिमंजारो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का सी, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा और 3 का आपका बी हो जाएगा। तो माउंट एटना यूरोप में है, मतलब कौन सा पर्वत कौन से महाद्वीप पर है, तो माउंट एटना यूरोप महाद्वीप पर है। और आपका माउंट केटू ये एशिया महाद्वीप पर है और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप पर है। ये तीनों याद रख लेना आप लोग, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पर भी हालांकि एक आपकी क्लास आएगी। माउंट एटना यूरोप पर है, केटू एशिया और आपका माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी और यूरोप का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखोगे, आप लोगों से पूछ देगा कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, तो क्या बताओगे, माउंट किलिमंजारो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है। रॉकी पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला या अपलाचियन पर्वत श्रृंखला। सही उत्तर क्या देगा, यूरोप पर्वत श्रृंखला। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगर आप देखो भाई, इतना भी कठिन जीके नहीं है, अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर पढ़ लोगे तो हो जाएगा अच्छे से। हालांकि इसमें मैंने करंट अफेयर नहीं रखी है क्योंकि 2017 का करंट रखने का क्या मतलब है। आगे देखिएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अप्पालाचियन पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी समकक्ष है। ठीक है। सुएज नहर निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुएज नहर आपने कई बार पढ़ा भी होगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये 120 मीटर लंबा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। सुएज नहर लाल सागर के भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर क्या काम करती है, भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। और यहाँ पर ये देखिएगा, जो सुएज नहर है, सुएज नहर लाल सागर के माध्यम से किसके जोड़ती है, लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को, किसको, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है। कह रहे कौन सा भारतीय राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इस पर भी, ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, इस पर भी एक बढ़िया क्लास लेकर आ जाऊंगा। भारत और उनके पड़ोसी देश। सही उत्तर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप सभी लोग जानते हो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बिहार भी साझा करता है, मध्य प्रदेश नहीं करता है। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, चीन के साथ साझा करता है। याद रहे, जो भारत है वो अन्य कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ। सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है, कितनी, 106 किलोमीटर करता है। सबसे जो ज्यादा सीमा साझा करता है वो कितनी करता है, 4096 किलोमीटर। किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल नहीं क्षमा चाहूंगा, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, बिहार नेपाल के साथ, दोनों नेपाल के साथ सीमा करते हैं। हमारा भारत देश जो है कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान सहित 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और जलीय सीमा बनाता है 3। जलीय सीमा कितनी, 3। तो एक श्रीलंका के साथ बनाता है, मालदीव के साथ बनाता है और इंडोनेशिया के साथ। ये समुद्री सीमा बनाता है, या आप कह लो जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम यहाँ पर 106 अफगानिस्तान और सबसे ज्यादा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ये दोनों अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग हुए हैं, पाकिस्तान भी भारत से ही अलग हुआ है। चलो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप मैप पे समझ सकते हो, ये पाकिस्तान रहा, ये अफगानिस्तान रहा। तो यहाँ पर एकदम छोटा सा देख रहे हो, एक बार कलर चेंज कर लेता हूं मैं पेन का। यहां पर एकदम छोटा सा ये इतनी सीमा बनाता है, तो इसलिए 106 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ये इतना ज्यादा, ये वाला हिस्सा जो है ये 100, इसीलिए 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके अलावा ये नेपाल हो गया, चीन हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पर ये देखो जलीय सीमा श्रीलंका हो गया, इधर म्यांमार बर्मा हो गया, इधर ये आपका पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर ये आपका चीन हो गया।
है ना, चीन तिब्बत या नेपाल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर चीजें धीरे धीरे और भी समझ में आएंगी। ये मैप में आपको अलग से आपको एक क्लास लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको भारत और उनके पड़ोसी देश को लेकर के आराम से एक एक चीज को समझा दूंगा। आगे देखिए, ये क्या लिखा, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट निम्नलिखित में से किस शहर में? तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, मरीना। ये कौन सा हो जाएगा, चेन्नई में। चेन्नई में आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, मरीना। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है, दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम, ये भी पूछा गया था एक बार, सबसे दक्षिणतम। चेन्नई का मरीना बीच दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। ये 13 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का दूसरा और मतलब सेकेंड, और भारत का सबसे लंबा, मतलब भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से दिल में ऑक्सीजन रहित रक्त वापस ले जाता है? ये ले जाता है आपका नस। कौन ले जाता है, आपका नस ले जाता है। कौन ले जाता है, नस। आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर ए विल बी द राइट आंसर। आगे देखिएगा, अब इसको समझते हैं। फुफ्फुसीय नस फेफड़ों से बाएं अलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। नस के दो प्रकार मुख्य होते हैं, एक अर्ध महाशिरा होता है और एक निम्न महाशिरा होता है, जो शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों और ऊतकों तक ले जाती हैं। नसें शरीर के एक दूसरे से हिस्से से तक संदेश और सिग्नल ले जाती हैं। फेफड़े श्वसन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो अलग अलग जो ऑप्शन थे, फेफड़े किस में मदद करता है, नस, धमनी, तंत्रिका, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? तो गर्म रक्त वाला जानवर बंदर है। अब देखते हैं कि कौन गर्म रक्त वाले हैं, कौन ठंडे रक्त वाले हैं। गर्म रक्त वाले जानवर वे होते हैं जो अपने शरीर को गर्म बना सकते हैं। पक्षी और स्तनधारी गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। ठंडे रक्त वाले जानवर जिनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान पर निर्भर करता है। मछली, सरीसृप और उभयचर सभी ठंडे खून वाले हैं। गर्म रक्त वाले जानवर बंदर होता है, वानर वही हो गया। हालांकि बंदर और वानर अलग अलग है, ये इसकी प्रजाति होती है। बिल्ली हो गया, चूहा है गर्म रक्त वाले। ठंडा वाला कछुआ, सांप, मछली और मेढक। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, खैर जो कुछ आसान भी है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है और पित्त नली के माध्यम से पित्ताशय में पहुंचाया जाता है। यह फैटी एसिड को तोड़ने और भोजन के पाचन में मदद करता है। यकृत पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को फिल्टर करता है। मूत्र के रूप से शरीर से अपशिष्ट को पारित करके गुर्दों तक की मदद करता है। प्लीहा एक अंग द्रव है जो रक्त के लिए एक फिल्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? वसा ऊतक, कॉम्पैक्ट हड्डी, हृदय की पेशियां या कोशिका ऊतक। कौन सा नहीं है? हृदय की पेशियां। यह एक संयोजी ऊतक नहीं है। यह एक संयोजी ऊतक नहीं है। सामान्य मानव हृदय को 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत आसान है भाई, कुछ क्वेश्चन आसान पूछते रहे। 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। निम्नलिखित में से या रिक्त के संचय के कारण मांसपेशियों की थकान होती है। तो आप देख रहे हो जनरल साइंस से बढ़िया क्वेश्चन, जियोग्राफी से जियोग्राफी होता है, जियोग्राफी तो खैर है ही, बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन है। फिजिक्स से नहीं मिला आपको, केमिस्ट्री से नहीं मिला, एक आध क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बायोलॉजी से ज्यादा है, तो बायोलॉजी आपको ज्यादा पढ़नी चाहिए। क्षेत्र क्या जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। आंसर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। तारों की ऊर्जा का अच्छे स्रोत क्या कारण क्या होता है? ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये भी क्वेश्चन आप पूछा गया था तापमान पर, एसएससी सीजीएल में। आज मैंने पढ़ाया था, आज मैंने दूसरी क्लास में, मतलब दूसरी जो जहां मेरी क्लास हो रही है वहां मैंने बताया था तापमान के कारण होता है। बाकी आपको सब कुछ डिटेल में बाद में समझाऊंगा कि क्या है सौरमंडल, एक्चुअली ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, कैसे इसको हम लोग कॉस्मोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे तरीके से। तो ये किस पे होता है बेटा? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। ये होता है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। निम्नलिखित में से किस तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो ये आपको बता दो, गामा किरण में। गामा किरण में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। इतनी गामा किरण होती है कि मानव के शरीर को क्या कर सकती है? उसकी मांस और हड्डी को एकदम अलग अलग कर सकती है। उसके पास उच्चतम ऊर्जा और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य भी है। रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्तियां और सबसे उच्चतम तरंग दैर्ध्य होती है। इन तरंगों का उच्चतम से न्यूनतम ऊर्जाओं का क्रम है। सबसे पहले आपकी गामा किरण हो जाएगी,
छील के रख देगी। फिर एक्स किरणें जिससे एक्सरा होता है, फिर यूवी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरणें और सबसे लास्ट में आपका रेडियो तरंगें होती हैं। बादल की रातों की तुलना में साफ रातें क्यों ठंडी होती हैं? चालकता के कारण, संघनन के कारण, विकिरण के कारण या आपतन के कारण? ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन। विकिरण के कारण अधिक ठंडी होती हैं। बादल की रातों की तुलना में साफ रातें क्यों ठंडी होती है? मैं इसका आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जमीन से जो गर्मी है बादल अपनी ओर खींचते हैं, बादल अपनी ओर खींचते हैं तो जमीन की गर्मी अपने आप चली जाती है। लेकिन जब रातें साफ नहीं होती हैं, जब मेघ होते हैं तो ये गर्मी को ऊपर नहीं जाने देते, और जब गर्मी को ऊपर नहीं जाने देते हैं तो क्या होती है, अंदर अंदर उमस बनती है, और उस उमस से क्या होती है, जब अंदर नहीं जाने देते वाष्प बनती है, और वाष्प से क्या होती है, फिर बारिश होने लगती है। लेकिन जब रातें साफ होती है तो एकदम गर्मी ऊपर चली जाती है और क्या हो जाता है, आराम से ठंडी होती है रातें। समझ गए? उप परमाणु जो है कण जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता। उप परमाणु कण किसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसमें नहीं होता? न्यूट्रॉन में कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, एकदम न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन है। समझो, परमाणु क्या है समझिए, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। इसका आविष्कार जे थॉमसन ने सन 1897 में किया। यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है। परंपरागत रूप से इसके आवेश को ऋणात्मक माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कैसा होता है? ऋणात्मक, माइनस। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रोजिट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है वो क्या कहलाता है? ये अलग अलग है, प्रोजिट्रॉन कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन की टक्कर होती है तो दोनों पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं एवं फोटॉन उत्पन्न होता है। आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन की, देखो भाई, इसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन कहलाता है। ये माइनस हो जाएगा, पॉजिट्रॉन जो आएगा वो प्लस हो जाएगा। जब ये आपस में टक्कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर ये दोनों आपस में नष्ट हो जाएंगे। और एक फोटॉन, फोटॉन क्या होता है? प्रकाश होता है। फोटॉन उत्पन्न होगा, यानी एक प्रकाश उत्पन्न होगा। आपने देखा होगा जो कंडेंसर होता है उसको टच करो या आपस में कई बार तार टच कर दो तो एकदम धड़ाक से, तो ये क्या होता है? फोटॉन उत्पन्न होता है। अब इसको प्रोटॉन को समझते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नाम दिया था रदरफोर्ड ने, नाम दिया था रदरफोर्ड ने, खोज गोल्डस्टीन ने की थी, अलग अलग थे। 1917 से 1920 में यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है। ठीक है, इसका भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये सारा कुछ वही सेम रहेगा। इसका हालांकि यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा ऋणात्मक की जगह, बाकी सेम रहेगा। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके जेम्स चैडविक थे खोजकर्ता, 1932 में इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, यही तो प्रश्न पूछा गया था भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर समझिएगा, प्रोटॉन जो है ये ऋणात्मक की जगह धनात्मक हो जाएगा, यहां पर बस यही चेंज होगा, धनात्मक हो जाएगा। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? ये ऋणात्मक रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, और आपका यहाँ पर ये प्रोटॉन धनात्मक हो जाएगा। आगे देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें वैज्ञानिक न्यूट्रॉन की, इसमें कोई भी कण नहीं है। ये जो है मूलभूत कण है, आवेश रहित कण है, जो परमाणु के नाभिक के प्रोटॉनों के साथ पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत आवेशी है। देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, तो देखो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ रह रहे हैं? ये दोनों नाभिक में रह रहे हैं कि नहीं? देखो समझिए आप, ये दोनों नाभिक में रह रहे हैं, ठीक है। और ये देखो एकदम फ्री छूट रहा है। इलेक्ट्रॉन एक विशेष पथ पर नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो ये चारों ओर घूम रहे हैं, ये चारों ओर घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अपने पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एकदम तटस्थ रहते हैं। आगे बस कुछ क्वेश्चन और रहेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह एक प्रिंटर होता है। ये क्या होता है? एक प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? 1 MB में 1024 KB होती सही है, 1 GB में ये गलत है। 1 GB में 1024 MB होती हैं, है ना? ये क्या होती है? MB होती हैं। और 1 TB में 1024 GB होती है, बिल्कुल। 1 KB में 1024 बाइट्स होती है, बिल्कुल सही है। पहले क्या होता है? बिट्स होता है, फिर KB होता है, B के बिट्स, फिर KB होता है, फिर MB होता है, फिर GB होता है ना, फिर TB होता है, टेराबाइट। तो बिट्स हो गया, KB हो गया, MB, GB, TB, टेराबाइट। आगे देखिएगा,
बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्गन। बल्ब में निम्नलिखित में से आर्गन का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में आर्गन जो है 93% होता है और नाइट्रोजन 7% हो जाता है। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है? तो क्लोरीन जो है आंसू गैस, अश्रु गैस भी इसे कहा जाता है, इसका एक प्रमुख घटक है। नमकीन घोल क्या है? नमकीन घोल अतिरिक्त नमक प्लस पानी, ये एक नमकीन घोल कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने तरफ से तो कुछ है नहीं। पीएच स्केल क्या होता है? सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। पीएच स्केल क्या होता है? 0 से 14 जो है एक पीएच स्केल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सीसा प्रदूषण का कारण बनता है? CFL लैंप या ऑटोमोबाइल बैटरी? कौन बनता है? ऑटोमोबाइल बैटरी, ये जो है सीसा प्रदूषण का कारण बनती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बेटा? ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसमें 46 देशों ने हस्ताक्षरित किया था, लेकिन अब लगभग 200 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। पहले जब अब 16 सितंबर 1987 की बात थी तब मात्र कितने थे? 46 सदस्य थे। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसकी खोज जोसेफ एस्पिन ने की थी। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिन ने की थी। जोसेफ एस्पिन ने सन 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी। माइकल फैराडे ने विद्युत मोटर बनाया था और गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने रेडियो बनाया था। इसके पहले मैंने पहले डिस्कस किया है। जोसेफ एस्पिन ने पोर्टलैंड सीमेंट और इसाक न्यूटन ने न्यूटन के गति के नियम दिए थे 3। नितिन थिमैया किस खेल से संबंधित हैं? तो नितिन, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हटा दिए थे मैंने, लेकिन आ गया है तो इस पर ध्यान मत दो। सारे क्वेश्चन हटा दिए थे करंट अफेयर के, पर एक गलती से आ गया है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कोई या आप याद भी कर लो, नितिन थमैया अभी भी तो हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हॉकी से संबंधित तो क्वेश्चन बन सकता है। करण निम्नलिखित में से मिलान करें। तिलवाड़ा मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कमल मंदिर, सूर्य मंदिर, कौन किस धर्म से संबंधित है? देखिए, 1 का क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो है ये सिख का हो जाएगा। कमल मंदिर जो है आपका ये हो जाएगा बहाई मंदिर, बहाई के लिए। और सूर्य मंदिर आपका जो हो जाएगा ये हिंदू धर्म के लिए हो जाएगा। किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए। तो 1 का D, 2 का C, 3 का A और 4 का B, ठीक है। आगे देखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर धर्म माउंट आबू, स्थान कहां पर बना है? माउंट आबू पे। स्वर्ण मंदिर सिख का अमृतसर में बना है। कमल मंदिर बहाई दिल्ली में बना है और सूर्य मंदिर हिंदू कोणार्क में बना है, ओडिशा के कोणार्क में। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा। अगला, एक्साइल अ मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है तस्मीला नसरीन ने। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो ऑप्शन से संबंधित हैं। टिस अनक्वाइट लैंड, इसको बरखा दत्त ने लिखा है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ टाइगर्स, वाल्मीकि थापर ने लिखा है। एक्साइल अ मेमोयर, तस्मीला नसरीन। दीप सिंह ब्लू ने जो है इस पुस्तक को रणवीर सिंह सिंधु ने लिखा है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क के संस्थापक देशों सदस्यों में से नहीं है? सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसके काठमांडू में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? तो आप लोग देखिएगा, मालदीव है, श्रीलंका है, मालदीव, श्रीलंका, भारत है और अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये देश हैं 8 देश। 8 इसके सदस्य देश हैं। देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य देश हैं और चीन इसमें सदस्य देश नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। बाकी है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तीनों हैं। देखिएगा, ये तो बता ही चुका हूँ। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, ये तो बता ही चुका हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन, ये देश हैं। चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार आप सभी प्यारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना। वीडियो को एक बार आप सभी प्यारे बच्चे शेयर कर दो। एक देखो आप लोगों को यहाँ पे लिखा भी है, एक बच्चे को शेयर करोगे तो दूसरे बच्चे तक हो जाएगी, दूसरा ये शेयर करेंगे तो इतने तक पहुँच जाएगी, फिर ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी। और कर भला हो भला वाली बात है। हालांकि आप सभी लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर देना। शेयर करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शेयर करोगे तो, और हमें क्या है कि आप लोग भले इस वजह से ना शेयर करो कि आप काहिलियत दिखा दो,
लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चों ने शेयर किया है, क्योंकि मुझे दिख जाता है कितने शेयर किया है कितने नहीं, यूट्यूब पे दिखता है। शेयर करोगे, अगर क्विज मास्टर को आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे हजारों वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, चाहे वो आपका जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बन जाए, या फिर आप लोगों को मैं बता दूं ये पंचवर्षीय योजना हो जाए, 1857 की क्रांति हो जाए, चोल साम्राज्य हो जाए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जितनी भी टॉपिक है टॉपिक वाइज वीडियो बहुत शानदार एसएससी सीपीओ को टारगेट करते हुए हम लोग इसको करेंगे। तो आप लोग एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हजारों चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे, तो आप इस चैनल को भी क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मनोबल मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो हैप्पी मन से एक लाइक जरूर कर देना, और आप सभी लोग सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों, जय हिंद देखने के लिए वीडियो। फिर एक नई वीडियो में आप सभी लोगों को एडवांस में निमंत्रण। जय हिंद, धन्यवाद।